स्वागत है आपका सिंगेज के रिवीजन थ्रू सिंगेज 3 के 4th लेक्चर में, जो कि लॉज ऑफ मोशन का 3rd लेक्चर है। पहले लेक्चर में हम लोगों ने काइनेमेटिक्स किया था, बाकी 2 लेक्चर में सिंगेज हम लोग कर रहे हैं। आज हम लोग सिंगेज के हेल्प से लॉज ऑफ मोशन का रिवीजन करिए आगे बढ़ाएंगे। रिवीजन थ्रू सिंगेज सीरीज में ये LOM का 3rd लेक्चर है। और पिछले क्लासेस तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 18 तक कर लिए थे। आज हम लोग 19 से आगे करेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 19 यहां लिख रहा हूं और आप मेरे साथ ट्राई कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, आप लोग चाहे तो लिख भी सकते हैं मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 19 है, a rope is stretched between 2 boats at rest। एक रोप को स्ट्रेच कर दिए हैं 2 बोट के बीच में। A rope is stretched between 2 boats at rest। ये दोनों बोट के बीच में ये एक धागा बना हुआ है, ये रोप है, ठीक है। A sailor in the first boat pulls the rope with a constant force of 100 न्यूटन। इसमें एक सेलर है, बोट चलाने वाला नावक, और वो इस रोप को खींच रहा है कितने से? 100 न्यूटन से। इसका मतलब इस रोप में टेंशन डेवलप हो जाएगा 100 न्यूटन का। मतलब ये सेलर इस बोट को इधर खींचेगा और फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो यहां पे फोर्स 100 न्यूटन इधर लगेगा, ठीक है। फर्स्ट बोट विद द सेलर हैज अ मास ऑफ 250 kg। इस बोट का सेलर के साथ मास कितना है? 250 kg। तो आप इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, इस पे फोर्स दिया हुआ है हमें 100 न्यूटन। और सेकंड बोट, whereas the mass of the second boat is double of this mass। सेकंड बोट का मास कितना है? 500 kg। इस मास के डबल है। आगे क्या दिया हुआ है? If initial distance between the boats is 100 मीटर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर। और इनिशियली ये लोग रुके हुए थे। तो बहुत आसान सा सवाल पूछा है कि फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट। फाइंड द टाइम आफ्टर विच दे विल मीट। ट्राई कीजिए सब लोग। एक बार देखिए सवाल, ये क्वेश्चन पहला क्वेश्चन के जैसा ही है, जो सिंगेज का पहला क्वेश्चन था बिल्कुल इसी के जैसा था। अगर मैं पूछूं कि ये जो मैन है इस पर कितना फोर्स लग रहा है, तो आप कहेंगे 100 न्यूटन। इस मैन और सेलर का बोट का मास कितना है? 250 kg। तो इसका एक्सलेशन कितना होगा? फोर्स बाय मास 100 बाय 250। तो 50 से 2 बार में 5, 2/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको A1 मान लेते हैं। और ये वाले बोट का एक्सेलरेशन कितना होगा? 100/50, 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको A2 मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि वो लोग T टाइम के बाद मिलेंगे। मान लेते हैं कितने देर बाद मिलेंगे? T टाइम के बाद। तो T टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा? UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। डिस्टेंस इज इक्वल टू UT प्लस UT तो 0 है, हाफ A1 T स्क्वायर। और ये कितना चलेगा? हाफ A2 T स्क्वायर। बोलो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो UT तो दोनों के लिए 0 हो जाएगा, U 0 है तो। और ये दोनों डिस्टेंस का सम कितना होगा? 100। तो लिख दीजिए हाफ A1 T स्क्वायर प्लस हाफ A2 T स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100। तो ये 2 उधर जाके 200 हो जाएगा। A1 का वैल्यू कितना है? 2/5। तो 2/5 प्लस A2 का वैल्यू कितना है? 1/5 इंटू T स्क्वायर। तो T स्क्वायर हो गया 1000/3। तो T हो गया 1000 का रूट कितना होगा? 10√10, 10√10 और नीचे 3 का रूट। तो √3 से ये √10
अप्रोक्सीमेटली √3 बार में ही कटेगा, और √3 1.7 तो 1.8 के आसपास हो सकता है इंटू 10, 18 सेकंड के आसपास। तो ऑप्शन में देखिए 18 सेकंड के आसपास एक ही दिख रहा है 18.3 सेकंड, तो काटते हैं सब, काट के 18.3 सेकंड आंसर। ठीक है, ऑप्शन तो दिया ही हुआ था हम लोग को। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 करिए, इसको लिखिए फिर ये सवाल करिए। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत खतरनाक डायग्राम है 20 में, तो आंसर उतना ही छोटा है, खाली 20 में डायग्राम ही खतरनाक है। ये एक ब्लॉक है, ये एक बड़ा सा ब्लॉक है बी, और ये पुली से वैसे ही धागा है, अच्छा ये जो बी ब्लॉक है ना, ये ऐसा नहीं है, ये बी ब्लॉक ऐसा है, मूवेबल तो है नहीं, ये ऐसा शेप का है, उसके बीच में वो ए है, ऐसा है ये बी ब्लॉक। अब कह रहा है कि अगर ये इधर जा रहा है बी से, ये बी जो है ये बी से इधर जा रहा है, इसका एक्सेलेरेशन बी है, बी इसका एक्सेलेरेशन है। तो आपसे पूछा बताइए ये जो ए ब्लॉक है इसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ ए बताइए। इजी क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए एक बार। तो ये 20 नंबर सवाल जो है ये कंस्ट्रेंट रिलेशन का ही सवाल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बात घुमा फिरा के कहा है। अगर मैं आपसे कहूं सिर्फ कि इस ए और बी के बीच कंस्ट्रेंट रिलेशन लिखिए, कंस्ट्रेंट सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0, लिख सकते हैं? देखिए लिखने सिखा रहे हैं। मान लीजिए ये जो ए है इसको मैं रेड से हैच कर रहा हूं, इस पर ये टेंशन टी लग रहा है, ठीक है। अब ये सेम पुली है, इस पुली पर टेंशन टी इधर लगेगा, पुलिए ये सेम धागा है, इस धागे पे यहां टेंशन टी इधर, क्योंकि पुली पर नेट फोर्स 0 होना है, ठीक है, तो इधर की तरफ ये टेंशन टी ही होगा, ये टेंशन जितना ये टेंशन उतना है, ये टी ये टी ये टी ये टी, इस पे कितना हो जाएगा 2t, देखिए यहाँ पे 2t इधर है इसलिए यहाँ 2t हो, फिर से ये t, यही सेम धागा यहाँ t। इतनी बातें क्लियर है? अब कंस्ट्रेंट लिखिए, क्या लिखेंगे? कंस्ट्रेंट सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या होता है? सिग्मा टी डॉट ए इज इक्वल्स टू 0। तो इस पर कितना टेंशन है? T 2t t 4t और एक्सेलेरेशन कितना है b, तो लिखेंगे -4tb, और इस पे कितना लिखेंगे t इंटू, अब देखिए ये इधर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो इसका अगर ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन हम लोग a मान लें तो क्या लिखेंगे t इंटू t डॉट a करते चलना है, तो टेंशन इंटू एक्सेलेरेशन a दोनों सेम डायरेक्शन में इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से a का वैल्यू कितना हो जाएगा 4b, मतलब ये जो ब्लॉक है ये ऊपर जाएगा 4b से, और क्योंकि इसी खांचे में बंधा हुआ है तो जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा तो ये भी क्या होगा, आगे बढ़ेगा, मतलब इस a ब्लॉक के पास दो एक्सेलेरेशन होगा, आगे बढ़ेगा b से तो b i कैप, और 4b से ऊपर जाएगा तो 4bj, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात? अब बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 21 है, ट्राई कीजिए 21। चलिए देखिए सब लोग 21 को, पहले यहां शुरू करते हैं टेंशन से। यहां टेंशन टी ऐसे, ये सेम धागा, यहां टेंशन टी ऊपर, इसमें कितना टेंशन दिखाओगे? एक की दो, यहां एक टेंशन दिखाएंगे, दो टेंशन एक, देखिए
एक गप नहीं। यहां एक टेंशन क्यों दिखाएंगे, देखिए इससे भी कंफ्यूजन हो रहा था बहुत लोगों को। देखिए इस सपोर्ट की वजह से इस पुली पर नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन सपोर्ट की वजह से जो भी फोर्स होगा उसका एक कंपोनेंट इधर की तरफ टी होगा, बाकी एक कंपोनेंट इधर उधर होगा। ठीक है, ताकि पुली पर नेट फोर्स बैलेंस रहे, एक कंपोनेंट इधर उधर होगा, उसके वजह से एक्सेलरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका डॉट प्रोडक्ट एक्सेलरेशन के साथ क्या होगा, जीरो होगा। एक और फोर्स होगा टेंशन इधर या फिर इधर, ताकि नेट फोर्स जीरो हो जाए, उस टेंशन की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। तो नट सेल में ऐसे याद रखते हैं कि पुली पे जिस तरह से धागा है उसी तरह से टेंशन एक बस। तो यहाँ पे भी एक धागा इसलिए एक टेंशन, ये टेंशन यहाँ गया, देखिए एक धागा ऐसे, तो यहाँ पे भी एक टेंशन ऐसे दिखा दो खाली। ठीक है, ये पुली था, एक धागा ऐसे तो इस पे एक टेंशन, ये धागा सेम, यहाँ टेंशन टी ऊपर और ये टी ऐसे, तो इस पे भी एक टी ऐसे। तो कॉम्प्लेक्स लग रहा है क्या? पक्का? जितना पुली पे टेंशन उतना ही इस पे, खाली उसके एक्सटेंशन के डायरेक्शन वाला। दूसरा टेंशन नहीं दिखा रहे, ये वाला टेंशन नहीं दिखा रहे। क्यों नहीं दिखा रहे? अच्छा चलो भाई दिखाई देता हूं आपको, अगर कंफ्यूजन हो तो ये टेंशन के बदले ये टेंशन दिखाओ, ये टेंशन भी दिखा दो। तो दिखा दोगे तो इस वाले टेंशन का क्या एक्सेलरेशन के साथ डॉट प्रोडक्ट कुछ होगा, परपेंडिकुलर है ना, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? तो ये दिखाए ना दिखाए कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए तो लिखिए कंस्ट्रेंट। यहाँ पे ध्यान रहे आपके पास कि 3 ब्लॉक है, एक तो सी, दूसरा ये वाला, दूसरा ये वाला। ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन हम लोग मान लेते हैं, किधर माने, ये आगे जाएगा तो ये वाला नीचे जाएगा। मान लेते हैं इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना है, सी। तो सबसे पहले इस ब्लॉक के लिए कंस्ट्रेंट लिखो, क्या लिखोगे? माइनस टीसी। बोलो। अब देखो इस वाले ब्लॉक से कितना जगह धागा बंधा हुआ है, एक तो यहां पे टेंशन टी लग रहा है इधर, और इसी वाले ब्लॉक से ये पुली बंधा हुआ है जिसपे टेंशन टी लग रहा है। तो इस वाले ब्लॉक पे इधर की तरफ कितना टेंशन लग रहा है, 2t, और एक्सेलरेशन a, तो 2t है। ठीक है, पक्का? अब चलिए इस वाले ब्लॉक पे कितना टेंशन लग रहा है, तो अब फिर से चलो देखो, ये पुली पे टेंशन टी ऐसा लग रहा होगा ना, ये पुली इसी ब्लॉक का पार्ट है, तो एक टेंशन टी यहां लग रहा है, दूसरा टेंशन टी यहां लग रहा है। या आप यहां ना दिखाना चाहते हो तो इस पुली पे दिखा दो, यहां टेंशन टी लग रहा है, तो ये दोनों पुली इसी ब्लॉक का भाग है, तो टेंशन कितना लग रहा है इस पे, 2t। एक्सेलरेशन कितना है, b, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो प्लस 2t इंटू टी। ठीक है, टी सब जगह से कॉमन लेके खत्म हो जाएगा, तो c का वैल्यू हो जाएगा 2a प्लस 2b, और ये किधर में है, नीचे की तरफ। अब देखिए ये तो c अपने इस एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ये आ गया, लेकिन ये जो है ये इसी के साथ लगा हुआ है, तो ये भी इसको धक्का देगा इधर की तरफ, कितने से, जितने से चल रहा है उतने से ही। तो इस c के पास टोटल एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, इधर की तरफ चलने के लिए ये a i कैप, और ये वाला 2a प्लस 2b माइनस j कैप, ये आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए ऑप्शन सही है। ठीक है, ए ऑप्शन में यही लिखा हुआ है, ए ऑप्शन सही है। इसको नोट कीजिए, फिर 22 नंबर सवाल करेंगे। 22 नंबर जैसा सवाल लिखा हुआ मैं वैसा ही सवाल लिख देता हूं, ताकि आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़े, मेहनत करना पड़े। ये एंगल 45 डिग्री है, और ये एक लाइन है, इस लाइन के अलॉन्ग यहां से एक पार्टिकल को फेंके हैं हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल पे 10 मीटर पर सेकंड से, और
आपसे क्या पूछा है, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 2 सेकेंड, कैलकुलेट v का मैग्नीट्यूड एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ये सवाल दिया हुआ, ट्राई कीजिए। ऐसा सवाल पिछले क्लास में किए थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 जैसा है ना, जो कॉन्सेप्ट था वही सवाल कॉन्सेप्ट यहां लगाना है। एक बार ट्राई करो फिर मैं समझाऊंगा। मैं थोड़ा सा हेल्प करता हूं इस सवाल में ताकि आप लोग खुद से बना लें, ठीक है। ये सिचुएशन कैसा है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। ये जो इंक्लाइंड प्लेन ऐसा दिख रहा है ना, ये बेसिकली ऐसा है, ये वो इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। और ये इंक्लाइंड का जो एंगल है हॉरिजॉन्टल से वो कितना 45, ये जो यहां दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसा है, अगर आप उधर से देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना है 45 डिग्री, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई पार्टिकल हो, हम लोग जानते हैं इंक्लाइंड प्लेन पर अगर कोई पार्टिकल होगा तो उस पर जो mg लगेगा उसके दो कंपोनेंट होंगे, mg sin थीटा इधर और mg cos थीटा इधर, जिसको नॉर्मल बैलेंस कर देता है। मतलब इस पर एक्सेलरेशन इधर की तरफ लगेगा mg sin थीटा, ठीक है। अब इस लाइन को आप y एक्सिस समझिए, जो ऐसे दिखा है उसमें, और यहां से थीटा एंगल पे ये 45 डिग्री पे एक पार्टिकल को फेंक दिए हैं। तो ये जो पार्टिकल, आप ये इंक्लाइन अब मैं ऐसे कर दे रहा हूं, ये जो पार्टिकल यहाँ पे फेंके हैं इस तरह से, ये पार्टिकल यूं करके इस पे कौन सा मोशन एग्जीक्यूट करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। देखो समझ पा रहे हैं आप मेरी बात, ये यूं करके इस तरह से इस पे कौन सा मोशन एग्जीक्यूट करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसका यू कितना है 10 मीटर पर सेकंड, थीटा कितना है 45 डिग्री, और इस पर जो एक्सेलरेशन होगा वो ये वाला होगा, है ना, यही वाला एक्सेलरेशन इसको नीचे खींचेगा ना। तो ये वाला एक्सेलरेशन कौन सा होगा, जी साइन थीटा या जी साइन अल्फा कह देते हैं। और अल्फा क्या है, ये वाला एंगल, जो पहले जी होता था हमारे फॉर्मूले में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता था नॉर्मल प्रोजेक्टाइल में, प्रोजेक्टाइल ऐसे होता था, तो नीचे की तरफ क्या लगता था जी। अभी वो यू करके प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा है, तो जी की जगह क्या होगा, जी साइन अल्फा, ये वाला एंगल को मैं अल्फा कह रहा हूं, तो जी साइन अल्फा होगा, ठीक है। तो खाली जी की जगह जी साइन अल्फा हो जाएगा, और अल्फा कितना है यहाँ 45, तो g/√2 हो जाएगा बेसिकली। बाकी सब कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन वाला फॉर्मूला। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग सीखे हैं। किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप याद करो तो u cos थीटा i कैप, इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होता है u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस gt j कैप। तो g की जगह यहां क्या लिखा हो जाएगा, g sin अल्फा मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, g sin अल्फा इंटू टी जी टी जे कैप। ये फॉर्मूला हम लोगों ने याद किया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन में, जिसको नहीं याद है, जो नहीं किए हैं मैं रिवाइज करवा दे रहा हूं। u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा माइनस जी टी जे कैप, और यहाँ पे g के जगह, जो पहले नीचे g होता था उसके जगह यहाँ पे क्या है g sin अल्फा, इसलिए खाली क्या लिख दिया g sin अल्फा, और अल्फा यही वाला एंगल है और थीटा ये वाला एंगल है, ठीक। सब वैल्यूज में दिया हुआ, u का वैल्यू दिया हुआ 10, cos थीटा सब रख ही देते हैं, तो हम ही बता देते हैं, आप क्या बनाएंगे बताइए, क्या लिखते हैं, u की वैल्यू कितनी लिख दें 10, cos थीटा cos 45 कितना 1/√2, तो 10/√2 i कैप, u sin थीटा ये भी 10/√2 हो जाएगा, माइनस g 10 होता है, sin अल्फा मतलब sin 45 1/√2 इंटू t 2, इतना j कैप, ये जगह 10/√2 i कैप, यहां पे 10/√2 कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस 2 तो -1, तो माइनस j कैप, तो v का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 10/√2 इंटू √2, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। 10/√2 कॉमन ले लिए, बचा क्या i कैप माइनस j कैप, उसका मैग्नीट्यूड √1² + 1² 2, ठीक है ना। ये समझ में आया ना क्या किया हम, 10/√2 कॉमन, क्या बचा i कैप माइनस, उसका मैग्नीट्यूड लिखने आता है ना, उसका मैग्नीट्यूड √2, तो 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है, पक्का, इसमें किसी कोई दिक्कत, अमन पक्का दिया जाए, ओके। चलिए तो अब अगला सवाल लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है,
और ये जो लिफ्ट है ये मूविंग डाउन है विथ एक्सलेशन ए। मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए था इसमें। ये लिफ्ट नीचे जा रहा है कितने से? ए एक्सलेशन से। अ मैन इनसाइड द लिफ्ट ड्रॉप्स अ बॉल इनसाइड द लिफ्ट। एक मैन है जिसने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। ये कौन कह रहा है कि मैंने बॉल ड्रॉप किया है? मैन। ये मैन कह रहा है कि मैंने बॉल को ड्रॉप कर दिया। द एक्सलेशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड बाय द मैन इन द लिफ्ट एंड अ मैन स्टैंडिंग स्टेशनरी ऑन द ग्राउंड आर। तो एक ये वाला मैन है, इसको मैं ए कह देता हूं, और एक ये वाला मैन है, इसको बी कह देते हैं। तो आपको बताना है एक्सलेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ए कितना होगा, मतलब इसके रिस्पेक्ट में, और एक्सलेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा। ये बहुत सिंपल सवाल है, ये कम से कम सबका बनना चाहिए। ट्राई करो सब लोग। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये वाला लिफ्ट वाला, एक मैन है, उसने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया। तो ये कौन कह रहा है कि बॉल ड्रॉप हुआ? मैन कह रहा है। ये बॉल ड्रॉप होगा, मतलब बॉल की इनिशियल वेलोसिटी मैन के रिस्पेक्ट में 0 होगी। ठीक है, बॉल ड्रॉप हो गया, वो फ्री फॉल में नीचे आएगा। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक्सलेशन ऑफ बॉल कितना है, तो आप कहेंगे जी। और ये कौन बैठा हुआ आदमी दिखेगा? ग्राउंड पे बैठा हुआ, मतलब ये एक्सलेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू क्या है? ए। ठीक है, कोई भी बॉडी को ड्रॉप किया जाए तो उसका एक्सलेशन नीचे की तरफ जी ही होता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उसको कौन ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, आपको ये लग रहा होगा कि ये इसका एक्सलेशन सर इसको नहीं मिल जाएगा, जैसे वेलोसिटी मिल जाता था। ऐसा नहीं होता है, वेलोसिटी मिल जाता है लेकिन एक्सलेशन नहीं मिलता, क्योंकि एक्सलेशन का संबंध फोर्स से है। ठीक है, कोई पार्टिकल अपना वेलोसिटी दूसरे को दे सकता है लेकिन एक्सलेशन नहीं दे सकता, इस बात का ख्याल रखना है। तो एक्सलेशन ऑफ बॉल कितना होगा? इस ग्राउंड में बैठे आदमी के एस्पेक्ट में जी ही होगा, लेकिन हाँ जी ही होगा नीचे की तरफ। लेकिन सुनिए जरा, इस लिफ्ट के में जो आदमी बैठा है उसके रेस्पेक्ट में इस बॉल का एक्सलेशन जी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये मैन कुछ में चल रहा है। अगर मैं इस बी का एक्सलेशन पूछूं, एक्सलेशन ऑफ बी वाला मैन, तो कहेंगे ए किधर की तरफ? माइनस जे कैप में। और एक्सलेशन ऑफ बॉल पूछे तो कहेंगे जी किधर की तरफ? माइनस जे कैप में। तो एक्सलेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या लिखेंगे? एक्सलेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सलेशन ऑफ बी। ए कौन बात कर रहा है? एक्सलेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू बी क्या होगा? एक्सलेशन ऑफ बॉल माइनस एक्सलेशन ऑफ बी। ये माइनस जी जे कैप माइनस एक्सलेशन ऑफ बी कितना? माइनस ए, तो बी प्लस ए जे कैप। तो नेट कितना हो जाएगा? माइनस कॉमन ले लीजिए, जी माइनस ए जे कैप, मतलब नीचे की तरफ जाता हुआ दिया है कितने से? जी माइनस ए से। ठीक है, अब इसके बाद ये सवाल क्वेश्चन नंबर 24 कि एक ये काट है, इसका मास 3m है, इसका मास, ये ब्लॉक का मास m है, एक धागा बंधा हुआ है। तो बताइए इस धागे में टेंशन कितना हो ताकि ये जो काट है ये रुका हुआ रहे, ये काट ना चले। ठीक है, और ये ब्लॉक इस पे स्लाइड करे, अपना नीचे स्लाइड करे, नीचे जा सकता, ऊपर नहीं जा सकता, ब्लॉक आराम से स्लाइड करे, लेकिन ये काट क्या रहे? रुका हुआ रहे। काट ना ही इधर है ना ही उधर, उधर तो जा भी नहीं सकता बेचारा, क्योंकि धागा का लेंथ फिक्स है। इधर ही आ सकता है, लेकिन वो इधर भी नहीं आ रहा है, वो स्टेशनरी है। बिल्कुल ऐसा सवाल हमने लेक्चर में भी करवाया था, अभी आप ट्राई कीजिए, फिर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। चलिए तो 24 नंबर सवाल पे आते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग इस ब्लॉक का एक वीडियो बनाइए। ये एंगल नहीं दिया हुआ है ना, ये एंगल थीटा दिया हुआ है, इस एंगल को आप थीटा के फॉर्म में चलिए। इसका वेट mg नीचे, इधर की तरफ कंपोनेंट mg साइन थीटा, इधर की तरफ mg कॉस थीटा, और इस पे नॉर्मल ऐसे। ये नॉर्मल किस पे लग रहा है? ब्लॉक पे। कौन लगा रहा है? काट। तो ये नॉर्मल और mg cos थीटा बैलेंस कर देगा, तो n का वैल्यू कितना हो गया? mg cos थीटा। और ये जो ब्लॉक है ये नीचे स्लाइड करेगा, कितने एक्सलेशन से?
फोर्स बाय मास g sin थीटा। ठीक है, अब सिर्फ अगर काट को देखिए आप, ये जो काट है सिर्फ काट का एफबीडी बनाइए, तो यहां पे मैं बता रहा हूं एफबीडी ऑफ काट। तो ये काट है, ये धागा है, इस काट का मास कितना है 3m। गौर से देखिएगा, इस काट का वेट 3m नीचे लगेगा, बोलो 3mg। इस काट पे सरफेस जो है वो नॉर्मल ऊपर लगाएगा, उसको हम लोग n डैश नाम दे देते हैं। यहां पर जो ब्लॉक था, तो काट ने ब्लॉक पर इधर नॉर्मल लगाया था, तो काट ब्लॉक पे नॉर्मल इधर लगाएगा, और इस n का वैल्यू हम लोग को पता है mg cos थीटा। इस पर टेंशन t इधर रहेगा। अभी तक हम लोग तीन ही फोर्स की बात कर रहे हैं मेनली, mg, नॉर्मल और टेंसर। एक होता है स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है, और एक होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन लोग बाद में पढ़ेंगे। तो अभी इन्हीं तीन चार फोर्स में हम लोग घूम फिर रहे हैं। mg लगा दिए, दो सरफेस था, एक टेबल वाला तो उसका नॉर्मल, ब्लॉक की वजह से नॉर्मल वो लगा दिए, और एक धागा टेंशन लगा दिए। ये काट रुका हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे ये करके हॉरिजॉन्टल बना लूं, तो देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। और ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट हो जाएगा n cos 90 माइनस थीटा, मतलब n sin थीटा, मतलब mg cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो जाएगा ना। और t का वैल्यू उसी के बराबर होगा, तो t इज इक्वल्स टू हो गया mg cos थीटा इंटू साइन थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं mg बाई 2 इंटू 2 साइन थीटा cos थीटा, जो कि बचपन में साइन 2 थीटा हुआ करता था, अभी भी होता है ना। तो इसका शायद ऑप्शन गलत दिया हुआ है, आंसर में सी आंसर दिया हुआ है, सी ऑप्शन, लेकिन सी ऑप्शन में यहाँ 2 छूट गया है, तो 2 लगा दीजिए वहां, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। आसान सा सवाल, बिल्कुल ऐसा सवाल हमने कराया है ऑलरेडी, इससे थोड़ा टफ डिफिकल्ट था वो, ये तो इजी है। 25 नंबर कीजिए अब। अच्छा 25 में ना सवाल गलत है थोड़ा सा, यहाँ पे -20 जे कैप होना चाहिए था, सवाल में 20 लिख दिया है, वो नहीं -20 होगा तब ये सवाल बनेगा, क्योंकि 20 में तो फिर y कोऑर्डिनेट कभी 0 होगा ही नहीं, तो वो सवाल बन ही नहीं पाएगा। फिर यहाँ -20 होगा, आंसर में उसका -20 लेके ही निकाला है, तो ये करके सवाल कीजिएगा। चलिए 25 नंबर सवाल डिस्कस करते हैं। फोर्स कितना है -20 जे क्या, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बाय मास, ये न्यूटन का दूसरा लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय मास। और फोर्स कितना है -20, मास कितना है 2, कितना हो जाएगा -10 जे, इतना हो जाएगा। मतलब जो भी एक्सेलरेशन है वो निगेटिव में है, वो निगेटिव जे में। अब देखिए क्या है क्वेश्चन कि एक पार्टिकल, उसका वेलोसिटी कितना था 4i कैप प्लस 4j कैप, तो क्या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है 4i कैप वो चेंज करेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, जो भी फोर्स लग रहा है किधर में लग रहा है, वर्टिकल में। वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितना है 4, और कह रहा है कि द पार्टिकल इज इनिशियली एट ओरिजिन, इनिशियली किस पे था, ओरिजिन पे था। फाइंड इट्स x कोऑर्डिनेट व्हेन इट्स y कोऑर्डिनेट अगेन बिकम 0, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 हो जा रहा है, तो हम लोग y के लिए ही इक्वेशन लिख देते हैं। y मतलब डिस्टेंस हो गया है, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर नीचे के तरफ लिख रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया फाइनली, तो 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है 4, लेकिन किधर है, हम लोग नीचे की तरफ लिख रहे हैं, तो -4t हाफ एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ ही है 10, तो एक्सेलरेशन हो गया 10 इंटू, तो ये हो जाएगा 4t इज इक्वल्स टू 5t स्क्वायर, 8t कट जाएगा, तो t इज इक्वल्स टू 4/5 सेकेंड।
मतलब 4/5 सेकंड पर इसका y कोऑर्डिनेट फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उस समय x कितना होगा, तो फिर से अब x में इक्वेशन लिख दीजिए। x में मोशन यूनिफॉर्म है तो s इज इक्वल्स टू सीधा सीधा v इनटू यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो s निकालना है, x स्पीड कितना है 4, ये 4 ही रहेगा, और टाइम कितना 4/5 16/5 3.2 मीटर। 26 नंबर सवाल बहुत आसान सा था, ये सिस्टम दिया हुआ है, बी आया। अच्छा आप ऊपर की तरफ भी लिख सकते हो, किधर ये इक्वेशन आप ऊपर की तरफ भी लिख सकते हो, नीचे भी, जिधर आपको मन करे, सारा क्वांटिटी आप उसी डायरेक्शन में लिखोगे। ठीक, अब इसमें पूछा है कि बताइए कौन सा सही है अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दिखाते हैं। यहां टेंशन T ऊपर, इसका वेट mg नीचे, तो T का वैल्यू क्या हो जाएगा mg, ये T यहां T ऐसे, अरे देखो ये और ये एकदम सेम मास का है तो इसमें भी टेंशन क्या हो जाएगा T ही हो जाएगा, तो यहाँ T इधर। अब मान लेते हैं वर्टिकल से एंगल ये थीटा है तो बाय सिमेट्री ये एंगल भी क्या होगा थीटा, तो इस T के दो कंपोनेंट होंगे, T cos थीटा इधर, T sin थीटा इधर, इसका भी दो कंपोनेंट, T cos थीटा इधर, T sin थीटा इधर, T sin थीटा कट गया, ऊपर की तरफ कितना हो गया 2T cos थीटा, और नीचे इसका वेट कितना हो गया mg। अब ये भी इक्विलिब्रियम है, दोनों बराबर होना चाहिए, तो बराबर कर दीजिए 2T cos थीटा इज इक्वल्स टू mg, तो cos थीटा कितना हो जाएगा mg/2 और T कैपिटल T कितना है mg, स्मॉल mg, तो g कट गया। और हम लोग जानते हैं कि cos थीटा का वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होता है, अच्छा बड़ा लिख दिए थे हम, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। cos थीटा का वैल्यू यहां पता है, कैपिटल M/2 स्मॉल m इज लेस देन इक्वल टू m, तो कैपिटल M इज लेस देन इक्वल टू 2m। लेकिन इक्वलिटी भी cos थीटा में होल्ड करता है, लेकिन ये फिजिक्स है ना, फिजिक्स में ये थीटा मतलब बहुत वो तो रेयर केस होगा जब थीटा 0 हो जाए तब ना cos 0 1 होगा, तो थीटा 0 होना बहुत रेयर केस होगा, इसलिए इक्वलिटी वाला हम लोग क्या कर दे रहे हैं मिटा दे रहे हैं, तो m लेस देन 2m। गलत था तुम्हारा, कहां से बिना थीटा उठा के तुम निकाल दिया, ठीक है, तो थीटा का 0 होना तब ना cos 0 होगा तब ना 1 होगा, और ये थीटा 0 होना मतलब ये धागा पूरा ऐसे हो जाता, तो बहुत रेयर केस होगा, रेयरेस्ट केस होगा, पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए उसको हटा दे रहे हैं, ठीक है, वो एक्सट्रीम केस हो जाएगा। समझ गए 26 तक। तो आज एक दो और सवाल किया जाए, 27 28 करते हैं, चलिए 27 नंबर करिए सवाल, मैं लिख देता हूँ, उसको लिखिए पहले। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, हैव अ ग्रेट डे।